पतझड़ वाले ये जंगल अनूठे इकोसिस्टम्स हैं। इनमें लगातार चक्र में बदलाव होता रहता है। ऐसे जंगलों के पेड़ों की पत्तियां ऊपर एक घना शामियाना बनाती हैं और नीचे अंधेरे से घिरा ठंडा इलाका। टेम्परेट जंगल ऐसी जगह उगते हैं जहां खूब बारिश हो या तापमान नर्म हो, जहां मौसम का बदलाव एकदम तय हो। बीच, हॉर्नबीम, ओक और नींबू के पेड़ यहां झुंड में उगते हैं। ये धरती के उत्तरी टेम्परेट इलाकों में फैले हुए हैं और रहस्यमय तकरीबन जादुई इलाका तैयार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस जादू और रहस्य का एक हिस्सा यहां लगातार हो रहे बदलावों की वजह से है। पत्तों वाले इन पतझड़ी जंगलों का ढांचा पेचीदा होता है और यहां पौधों की प्रजातियों की विविधता देखते ही बनती है। इनमें से कुछ जंगलों में सैकड़ों पेड़ और झाड़ियां मौजूद होती हैं। इनसे तरह तरह के जानवरों को खाना और आसरा मिलता है। ट्रॉपिक्स के पार इन जंगलों में धरती के सबसे विविध रंगी कीट पतंगे और पक्षी पाए जाते हैं। हर मौसम की अपनी अनूठी खासियतें होती हैं, अपनी शख्सियत होती है और इसकी झलक आपको जंगल और उसके बाशिंदों में दिख जाती है। साल के हर दौर में एक नया नायक होता है। सर्दियों में तो यूं लगता है मानो पत्तों से भरा यह जंगल मर ही गया है। नई पुरानी बर्फ और ठंड इस पतझड़ी पत्तेदार जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते पूरी तरह झड़ जाते हैं, वो एकदम नग्न हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये जिंदा हैं, पर सच ये है कि सर्दियों की बर्फ में ये पेड़ सो जाते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन जानलेवा। जो इस इलाके से जा नहीं पाते वही यहां फंसे रहते हैं। जंगल के तमाम बाशिंदों के लिए यह वो वक्त है जब जान तक बड़ी मुश्किल से बच पाती है। कंपकपा देने वाली सर्दी और लगातार गिरती बारिश जंगल को अपने शिकंजे में कस लेती है। पल पल उसका रूप बदलता रहता है। पेड़ों की छाल जिस पर काई उगती है, गिरी हुई डालियां और कुछ बीज, यहां के छोटे बड़े जानवरों के लिए बस यही खाना बचा रह जाता है। यूरोपियन भैंसा अपने बहुत घने फर की वजह से इस बहुत कठिन मौसम के थपेड़े झेल लेता है। यह पत्तेदार जंगल ही इसका घर है। सर्दियों में ये भैंसे करीब 50 सदस्यों का एक झुंड बना लेते हैं और मिलकर फल और जड़ें खोजते हैं और बर्फ में दबे पुराने चारागाह भी। ये वो मौसम है जब भैंसे पेड़ों की छालों, काई और गिरी हुई डालियों को भी खा लेते हैं। सर्दियों में सब कुछ कम है, ऐसे में जो मिलता है उसी से पेट भर लेना चाहिए।
गिलहरियां सर्दियों का ज्यादातर वक्त शीत निद्रा में बिताती हैं। वो सिर्फ धूप वाले दिनों में कुछ घंटे अपनी ताकत जमा करने के लिए निकलती हैं। गिलहरियों की जिंदगी भैंसों से थोड़ी ज्यादा आसान होती है। उन्हें देवदार के पेड़ के नीचे बीज या जमीन के अंदर बबूल के फल दबे मिलते हैं। जब मौसम बदलता है, ऐसे दौर में जिंदा रहने के लिए कुशल और समझदारी से भरी रणनीति की जरूरत पड़ती है। कई पक्षी यहां की बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जबकि कुछ इसी जंगल के थोड़े गुनगुने और सुरक्षित इलाकों में पनाह लेते हैं। इन जंगलों के पेड़ जानते हैं कि इस सबसे मुश्किल मौसम का सामना कैसे किया जाता है। ये बस सोते हुए इंतजार करता रहता है। इनके तनों और जड़ों में जीने लायक ऊर्जा जमा रहती है। सर्दियों में इन जंगलों में जिंदगी और मौत इस बात से तय होती है कि आप कितने वक्त तक टिके रह पाते हैं। हर बीतते दिन के साथ हिरण और दूसरे जानवर जिंदगी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। सर्दियां हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। ये मौसम भी एक दिन जरूर बदलेगा। वसंत आ गया है, वो भी बड़ी तेजी से। अब जंगल की रणनीति ने भी तेज रफ्तार को अपना लिया है। अब हर कोई बेफिक्री से जी सकता है। अब तापमान बढ़ रहा है और नमी भी। इसका मतलब यह है कि इन पेड़ों को पानी छोड़ने के लिए ज्यादा सतह की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चौड़ी और बड़ी पत्तियां काम आती हैं। इन्हें पूरी रफ्तार में काम करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बड़ा कम वक्त मिलता है जिसमें इन्हें बढ़ना है, फूल खिलाने हैं, फल तैयार करने हैं और सर्दियों के लिए ऊर्जा भी जमा करनी है। ये एक रेस है जो पतझड़ तक जारी रहती है। पेड़ों की पत्तियां बड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ जंगल की जमीन भी खिली धूप पाकर हरी भरी हो रही है। वसंत की शुरुआत में जंगली भैंसों की टोली बिखर जाती है। अब टोली में 10-20 सदस्य ही बचे रह जाते हैं। अब खाने की भरमार है। मैदानों में रसीली घास और झाड़ियां मौजूद हैं। नरम पत्तियों का सलाद इनके लिए बड़ा लजीज खाना होता है। यही वो वक्त है जब सर्दियों में दक्षिण की तरफ गए लाखों पक्षी लौटने की हड़बड़ी में रहते हैं, ताकि मिलन के लिए साथी चुने और अपने घोंसले बनाएं। यूरोप के पतझड़ी जंगलों के सबसे दक्षिणी इलाकों में ट्रॉपिकल हिस्सों के पक्षी घोंसले बनाते हैं। रंगीन यूरोपियन रोलर और बी ईटर दक्षिण से यहां चले आते हैं। रोलर्स जमीन पर शिकार करके फिर अपनी ताकत जमा करते हैं। इसके बाद वो खोखले तनों और दूसरे पक्षियों के पुराने घोंसलों में खोजबीन करते हैं। रोलर्स और बी ईटर्स दोनों के मिलन का बर्ताव काफी पेचीदा होता है। नर मादाओं के लिए कीड़ों के रूप में तोहफे लाता है। इस तरह मादा समझ पाती है
कि उसका साथी एक माहिर शिकारी है या नहीं, और आने वाले बच्चों का पेट भर पाएगा या नहीं। जंगल में ग्रीन फिंचेस के जोड़ों के लिए वसंत का मौसम व्यस्तता भरा समय होता है। गर्मियों से पहले वो एक के बाद एक 3 बार चूजे पैदा करेंगे। इस पतझड़ी जंगल के कई पक्षी हर साल नया घोंसला बनाने की वुडपेकर की आदत के शुक्रगुजार रहते हैं, क्योंकि वो इसके पिछले साल के घोंसले पर कब्जा कर सकते हैं। ब्लैक वुडपेकर एक सबसे बड़ा और सबसे शर्मीला पक्षी होता है। अपनी ताकतवर चोंच से ये कीड़ों की तलाश में सड़े हुए तनों में छानबीन कर सकता है। पतझड़ी जंगल की ऊर्जा श्रृंखला में मरे हुए पेड़ भी शामिल होते हैं। इनमें ज़ाइलोफेगस या लकड़ी खाने वाले बीटल रहते हैं। इस तरह ब्लैक वुडपेकर मरे हुए पेड़ों में से इनके लार्वा को जमा कर सकते हैं, जो इनके चूजों का खाना है। इस टेम्परेट पतझड़ी जंगल में रिश्तों का एक पेचीदा जाल नजर आता है। जंगली भैंसा अब जंगल में मिलने वाले तरह तरह के लजीज खाने का लुत्फ उठा रहा है, और इसका मल जीवन के एक नए और हैरत भरे स्रोत की वजह बन रहा है, जिसकी शुरुआत होती है जंगल और चारागाहों पर पत्तों के रूप में। बीटल्स की लाखों अलग अलग प्रजातियां इस मल में मौजूद बिना पचे खाने का फायदा उठाते हैं। वो इसे खाते भी हैं और इसमें अपने अंडे भी देते हैं। ये बीटल और इनके लार्वे इसके बदले में अनगिनत पक्षियों, रेप्टाइल्स और दूसरे कीड़ों का भोजन बन जाते हैं। इनके साथ साथ पत्तियों के कचरे में एक काई भी उगती है, जो जंगल के अस्तर का काम करती है। और यहाँ हैं अनगिनत बिना रीढ़ वाले जीव। ये आहार श्रृंखला की पहली जैव कड़ी हैं। यहाँ रहने वाले ढेर सारे कीड़े यहाँ मौजूद पानी और नमी के सहारे रहते हैं। पत्तों वाले इस जंगल में हमेशा नदियों और धाराओं का जाल कायम रहता है। और पानी के पास, पेड़ों की जड़ों के पास ऊदबिलाव या ऑटर्स रहते हैं। मस्टलिड परिवार के ये जलीय स्तनपायी इस जंगल के नियमित पड़ोसी हैं। ऊदबिलाव जंगल में से गुजरने वाली नदियों में मिलने वाली चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये बड़ी मछलियों को खाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा ये छोटे स्तनपायी और क्रेफिश को भी खाते हैं। एक बड़ी ट्राउट दिन भर के लिए ऊदबिलाव की भूख मिटाने के लिए काफी होती है।
जंगल और इसकी जलधाराएं आपस में इतनी गुथी हुई हैं कि कई बार ये कहना मुश्किल होता है कि कहां जंगल खत्म हो रहा है और कहां पानी शुरू हो रहा है। और ऐसे दलदली और बेभरोसे के इलाके में रहता है जंगली शूकर। ये वो मौसम है जिसमें जंगल की लय बदल जाती है और यहां रहने वाले जानवरों की खुराक भी। भालू अच्छी तरह जानते हैं कि ये खाना सिर्फ इसी मौसम में उपलब्ध है। इसलिए वो बदलते मौसम के हिसाब से खाना भी बदल देते हैं। वसंत में घास और फूल खूब फलते फूलते हैं। गूदेदार फल गर्मियों के आखिर में पक जाते हैं। पतझड़ में ये नट या गिरियां खाकर पेट भरते हैं। इस वक्त तो चेरी की बहार है। गर्मियों का आखिरी हिस्सा बड़ी सहजता से पतझड़ की शुरुआत बन जाता है। फल पकने लगते हैं और खाने की भरमार हो जाती है। मौसम नरम और नमी से भरा हुआ है। ये मौसम है मशरूम, शाहबलूत और ताकत देने वाले मीठे फलों का। पतझड़ वाले इस जंगल की जमीन इस वक्त सबसे समृद्ध और सबसे उपजाऊ होती है। यहाँ पोषक पदार्थों से भरपूर पत्तियों का कचरा जमा हो जाता है। इस कचरे को कीड़े, सूक्ष्म जीव और फफूंद धीरे धीरे तोड़ते चले जाते हैं। ये पौधों की दुनिया का एक खूबसूरत और लुभाने वाला नजारा है। जंगल की पत्तियां धीरे धीरे रंग बदलती हैं। इस जंगल को बचे रहना है तो ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। पेड़ अपनी ही पत्तियों को खुराक देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो अकेली पड़ जाती हैं, सूखती चली जाती हैं। पत्तियों में मौजूद हरा क्लोरोफिल गायब होने लगता है और उनके भीतर के लाल और भूरे पिगमेंट उभरने लगते हैं। कहीं कहीं झड़ी हुई पत्तियां बैंगनी और सिंदूरी रंगों में अपनी आभा बिखेरती हैं। कुछ ही हफ्तों में जंगल में लाखों सूखी पत्तियां जमा हो जाती हैं और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बन जाता है। ये वक्त है भरपूर खाने का। जानवर इस दौर में मुश्किल वक्त के लिए ऊर्जा जमा करते हैं ताकि मुश्किल सर्दियां पार कर सकें। जीवन का ये चक्र एक बार फिर मजबूत हो गया है।
जंगल के अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा तेजी से अपना रूप बदल रही है। जंगल का एक शिकारी पक्षी है टॉनी आउल, जो पतझड़ में चूहों की भरमार का पूरा फायदा उठाता है। यह आसानी से उनका शिकार कर लेता है। सर्दियां आ रही हैं। यह चक्र एक बार फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्दियां जंगल को सुन्न कर देंगी। गुनगुने पतझड़ वाले ये जंगल, जो कभी पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप के ज्यादातर हिस्से और पूर्वी एशिया पर छाए थे, इंसानों की तरक्की की आंधी में साफ कर दिए गए और इस तरह ये बन गए दुनिया के सबसे ज्यादा बदले हुए इलाके। ये धरती पर मौजूद सिकुड़े हुए स्रोत बन गए। इस सब के बावजूद इन जंगलों के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। यहां एक दूसरे से उलट इकोसिस्टम साल भर में आपस में घुल मिल जाते हैं। एक तरफ ठंडी, खामोश, जानलेवा और मुश्किलों से भरी सर्दियां, तो दूसरी तरफ गर्म, नम और जीवन से भरपूर तपती हुई गर्मियां। एक बेमिसाल चक्र, जिसके असली जलवे चौड़ी पत्ती वाले इन पतझड़ी जंगलों में देखे जा सकते हैं। दुनिया की 90% इलाकाई जैव विविधता वर्षावनों या रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। घने, गर्म और नम जंगल, धरती के सबसे ज्यादा चहल पहल और विविधता से भरे इलाके, जहां पानी की ताकत से एक कभी न थकने वाला और ताकतवर चक्र लगातार चलता रहता है, जहां अनगिनत जीव और पेड़ पौधे अपनी भूमिका निभाते चले जाते हैं। नई दुनिया के ये वर्षावन अनगिनत आश्चर्यों से भरे हैं। यहां है हरियाली का खजाना, जिसके बीच कभी न खत्म होने वाली नई प्रजातियां मजे से जी रही हैं। घने जंगल की काली छाया के बाहर भीतर गुजरती हुई नदियों और विशाल पेड़ों के बीच इनकी चहल पहल लगातार कायम है, पूरी शिद्दत से। ये नया नियो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक जन्नत है और इसे जिंदा रखती है यहां तकरीबन रोज होने वाली जोरदार बारिश। कोई जंगल तभी वर्षावन या रेन फॉरेस्ट कहला सकता है जब वहां साल भर हर महीने में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश हो। इसका मतलब यह है कि वहां हर साल करीब 1700 से लेकर 2000 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जंगल के हर वर्ग मीटर के दायरे में। यहां तापमान का दायरा भी बहुत संकरा होना चाहिए, करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें 5 डिग्री की कमी या बढ़त हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। वर्षावन की एक और शर्त है, यहां हमेशा नमी 80% होनी चाहिए। ये खासियतें यहां के हैबिटेट और इसमें रहने वाले जीवों दोनों को परिभाषित करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीव हों या पेड़ पौधे, ये यहां खूब फल फूल रहे हैं। धरती का सबसे विविध रंगी और समृद्ध जीवन यहां अपने जलवे बिखेर रहा है। यहां आवाजों, रंगों, हरकतों और चहल पहल का कभी न खत्म होने वाला धमाकेदार सिलसिला चलता रहता है। अगर वर्षावन की कोई एक खासियत गिनानी हो
तो वो है इसके आयाम और इसका घनापन। इस इलाके में पेड़ सबसे विशाल हैं, चौड़े पत्तों वाले, हमेशा हरे। उन्होंने इस इलाके को शक्ल दी है और उन सभी जीवों को भी जो इस इलाके में रहते हैं। पानी यहां हमेशा मौजूद रहता है। यह इसे बहुत तरल इकोसिस्टम बना देता है। पानी यहां का आधार है। यही वो तत्व है जिस पर जंगल के सारे जीव निर्भर करते हैं। बारिश लगातार होती है। साल में कुछ गिने चुने दिन ही ऐसे होते हैं जब बिल्कुल बारिश नहीं होती। मूसलाधार बारिश यहां आम बात है, बल्कि जोरदार तूफानों की भी इस इलाके को आदत है। पर ऐसा लगता है कि बारिश यहां किसी को ज्यादा नहीं डराती और इसकी वजह से जिंदगी की रफ्तार धीमी नहीं पड़ती। स्पेक्टेकल केमन बारिश की वजह से अपने प्रजनन में देर नहीं करते। ये अपने इलाके पर निशान लगाने के लिए पानी में अपने जबड़ों को हिलाते हैं। इससे पैदा होने वाली आवाज सुनकर घुसपैठिए घबरा कर भाग जाते हैं। ये जब किसी इलाके पर अपना दावा पेश कर रहे होते हैं, तब बगुले जानते हैं कि उन पर कोई खतरा नहीं है। यह है बेयर थ्रोटेड टाइगर हेरन, जो खाने की तलाश में है। बगुले की यह प्रजाति मध्य अमेरिका में ही पाई जाती है और विशाल जंगल की जल धाराओं के आसपास ही रहती है। ये आमतौर पर मछली को हार्पून जैसी चोट से मारती हैं, पर इनके रहते यहाँ पानी में रहने वाला कोई भी छोटा मोटा जीव सुरक्षित नहीं है। एक केकड़े को लगा कि डाली पर उसे कुछ नहीं होगा, पर अब वो इस बगुले की खुराक बन चुका है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश जरा देर के लिए रुक गई है। पत्तियों से बस गिनी चुनी बूंदें गिर रही हैं। वर्षावन की जमीन पर चूंकि सीधी धूप नहीं पहुंचती, विशाल पेड़ों में अटक जाती है, इसलिए यहां झाड़ियां ज्यादा नहीं उग पाती। साउथ अमेरिकन टेपियर की भारी भरकम काया झाड़ियों में से झांक रही है। अमेरिका के जंगल में ये सबसे विशाल और भारी भरकम जानवर हैं। इनका वजन 300 किलो तक होता है। टैपियर इस जंगल में मजे से घूमते हैं और पत्तियां और गिरे हुए फल खाते हैं। इनकी छोटी सी लेकिन काफी संवेदनशील थूथन होती है, जिसे वो यहां वहां घुमाते रहते हैं और इसकी मदद से यहां मौजूद तरह तरह के पौधों में अपनी पसंद के पौधे चुन लेते हैं। ये सबसे नरम पत्तियों को खाते हैं। ये इनकी खुराक का 65% हिस्सा होती हैं। टैपियर को पानी के आसपास के इलाके पसंद आते हैं और इस जंगल में इनकी कोई कमी नहीं है। छोटा सा नॉर्दर्न टैमंडुआ भी नदी के पास ही रहता है। इनकी लंबी थूथन और छोटे बड़े अजीब से पंजों की वजह से इन्हें देखकर हैरत हो सकती है, पर यहां हर चीज की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। टैमेंडुआस मेमरकॉफेगस जीव हैं। इसका मतलब यह है कि ये चींटियां या दीमक को खाते हैं। ये पेड़ों की लकड़ियां जंगल की जमीन पर इन कीड़ों की तलाश करते हैं। इनके सामने वाले पंजों पर मौजूद 4 ताकतवर उंगलियां पेड़ों के तने तोड़ने में इनकी मदद करती हैं। इनसे ये दीमक के मजबूत टीलों को भी तोड़ डालते हैं।
इनकी लंबी थूथन में और भी लंबी जीभ होती है जो चिपचिपी होती है और इसलिए छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए बहुत सही होती है। टैमेंडुआस खाने के बारे में काफी संयम बरतते हैं। हालांकि वो दिन भर में करीब 9000 चींटियां पकड़ सकते हैं, पर वो इसलिए संभल कर खाते हैं ताकि इनके इलाके की सारी चींटियां सपाचट ना हो जाएं। ये दीमकों के अलग अलग टीलों या फिर चींटियों की अलग अलग बस्तियों में जाकर शिकार करते हैं। हर जगह ये थोड़ा हिस्सा ही सपाचट करते हैं ताकि पूरा ढांचा मोटे तौर पर सही सलामत बना रहे। जंगल की जमीन पर जहां टैमेंडुआ अपनी ज्यादातर खुराक हासिल करता है, यहां इस जमीन पर धूप केवल 2% ही पहुंच पाती है। जंगल की छत पर शान से तने कई ऐसे पेड़ हैं जो आसपास के दूसरे पेड़ों से काफी लंबे हैं। ये मोंटेजुमा ओरोपेंडोला का मनपसंद इलाका है। मोंटेजुमा ओरोपेंडोला सिर्फ मध्य अमेरिका के वर्षावनों में ही पाए जाते हैं। खास तरह की आवाज करने वाले ये रंग बिरंगे पक्षी अलग थलग मौजूद सबसे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं ताकि ये हमलावरों की पहुंच से बचे रह सकें। जंगल की जमीन की चहल पहल से दूर इनकी बस्ती अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती है। नरों की चौकन्नी निगाहों के बीच मादाएं घोंसला बनाने और चूजों को खाना खिलाने का काम करती हैं। नर आसमान में मंडराते हमलावरों पर नजर रखते हैं और वो परजीवियों का भी सफाया करते हैं। वो अक्सर ही किसी डाली पर उल्टे लटक कर गाना गाते हैं, अपने परों को खोल लेते हैं और अपनी पीली दुम का दिखावा भी करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें ये नाम मिला है। दिखावे में इनकी जो ताकत लगती है, उसकी भरपाई के लिए ये पास के पेड़ों तक जाते हैं जहां तरह तरह के फल उगे हैं। यहां पराग और कीड़े भी मौजूद हैं। खुद खाने के अलावा ये किसी ऐसी मादा को खाने तोहफे में भी देते हैं जिस पर इनका दिल आ गया हो। स्पाइडर मंकी आमतौर पर फलों का गूदा खाते हैं। ये मुख्य रूप से पके हुए गूदेदार फल पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें जंगल का एक बड़ा इलाका चाहिए जहां ये मजे से जी सकें, खा पी सकें। ये अक्सर खाने की तलाश में दिन भर में 2 किलोमीटर के दायरे में चले जाते हैं। फलों की खुराक वाले इन बंदरों को तरह तरह के खानों को और उनकी जगहों को याद रखना पड़ता है ताकि जिंदगी आसान बनी रहे। स्पाइडर मंकी की याददाश्त और सीखने की काबिलियत देखते हुए कुछ वैज्ञानिक इन्हें इंसानों से अलग होशियार वनमानुषों में तीसरे नंबर पर रखते हैं, यानी ओरंगुटैन और चिंपैंजी के ठीक नीचे। स्पाइडर मंकी लगातार ट्रॉपिकल तूफानों के बीच रहते हैं। ये इनके लिए एक वरदान भी हैं और जानलेवा खतरा भी। वर्षा वनों के रहने वाले जानवरों ने खुद को मूसलाधार बारिश के लिए ढाल लिया है, कभी न रुकने वाली लगातार बारिश के लिए। इसलिए यहां जिंदगी अपनी लय में चलती रहती है।
बारिश की बूंदों के बावजूद मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियां अपने नाजुक जाल बुनती रहती हैं। मैंटल हाउलर मंकी मोम्बिन के पेड़ों के बीच फलों की तलाश करते हैं। इस पेड़ की गीली डालियों पर यहां वहां आने जाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जंगल की जमीन पर गिरे फलों के बीच थ्रश पक्षी छानबीन करता है और उसे यहां ढेर सारे कीड़े मिल जाते हैं। जब बारिश रुक जाती है तो मकड़ियों को अपने पैर सुखाने पड़ते हैं। इसके बाद ही वो अपने जाल की मरम्मत कर सकती हैं। इस बारिश में कुछ जीवों की जान चली गई है, पर जंगल में हमेशा ऐसे जीव मौजूद रहते हैं जो जानते हैं कि इन बदनसीब जीवों का फायदा कैसे उठाया जाता है, जैसे कि ये चींटियां। इन नियोट्रॉपिकल जंगलों में बने नदियों के बेसिन में जितनी तादाद में पानी बहता है उतना दुनिया में और कहीं नहीं बहता। बेसिलिस्क विशाल छिपकलियां होती हैं जो मध्य अमेरिकी ट्रॉपिकल नदियों के किनारों पर रहती हैं। ये फुर्तीली और शर्मीली होती हैं और पहचाने जाने से बचने के लिए फौरन छिप जाती हैं। ठीक केकड़े खाने वाले रैकून की तरह जो इसी इलाके में रहता है, बेसिलिस्क को भी पानी के आसपास रहना पड़ता है। अगर ये इतनी फुर्तीली और फिसलदार ना हो तो इस रैकून का निशाना बन जाए। केकड़े खाने वाले रैकून इन नियोट्रॉपिकल जंगलों में ही रहते हैं, जहां ये अपने लिए नम और दलदली इलाका खोज लेते हैं। भले ये पानी के आसपास रहना चाहें, लेकिन ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये फलों और कीड़ों को भी खा पाते हैं। हालांकि इनका पसंदीदा खाना है झींगे और केकड़े। रैकून्स बहुत ही फुर्तीले होते हैं। एक बार जब ये अपने शिकार के पंजे तोड़कर उसे लाचार कर देते हैं, उसके बाद ये आसानी से इसे संभाल लेते हैं और बार बार धोते रहते हैं। कहते हैं कि अपने शिकार को बार बार धोना असल में रैकून के छूने के एहसास से जुड़ा है। छूकर रैकून समझ जाता है कि ये खाने लायक है या नहीं, कहीं इसमें कांटे, हड्डियां या दूसरे किस्म के कोई खतरे तो मौजूद नहीं है। वर्षावन के हालात इसे कीट पतंगों के लिए जन्नत बना देते हैं। सच ये है कि कीट पतंगे ही असल में इस जंगल पर राज करते हैं। मध्य अमेरिका के 1 हेक्टेयर जंगल में कीड़ों की 6000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई गई हैं। लेकिन जब अंधेरा घिरता है तो शुरू होता है मेढकों का राज। एक साथ बारिश और गर्मी पड़ने की वजह से यहां जमीन पर और हवा में बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है। यहां स्थायी रूप से मौजूद नमी की वजह से ये मेंढक जंगल में अलग अलग तरह के इलाकों में रहना सीख गए हैं। यहां तक कि ये अंडे देने के लिए पानी से दूर भी चले जाते हैं। यहाँ के स्थायी पोखरों के पास पौधों की पत्तियों पर अलग अलग प्रजातियां अपने अंडे दे देती हैं।
आवरग्लास ट्री फ्रॉग दुनिया का इकलौता रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी है जो हालात देखते हुए पानी और जमीन दोनों जगह अंडे देता है। ये जहां भी अंडे देता है, उम्मीद यही करता है कि ये अंडे पानी के हमलावरों की निगाहों से बचे रहेंगे। पर यहां खतरा हमेशा मंडराता रहता है। सांपों की कई प्रजातियों ने एम्फीबियन जानवरों के अंडे खोजने में महारत हासिल कर ली है और वो हमेशा उनकी तलाश में रहते हैं। जब भी उन्हें ये लजीज खुराक कहीं नजर आती है, ये इन चिपचिपे और अजीब से अंडों को ज्यादा से ज्यादा सपाचट कर जाते हैं। लेकिन इनका इतना शिकार होने के बावजूद भी कुछ अंडे सही सलामत बचे रह जाते हैं और उनमें से निकलते हैं कुछ टैडपोल। सांप और मेंढक जीवन के चक्र को पूरा करते हैं। पानी इस चक्र को कायम रखता है। नई दुनिया के इन वर्षावनों में जीवन की जटिलता और विविधता को ये पानी ही तो उजागर करता है। धरती के करीब आधे ट्रॉपिकल वन अमेरिकी महाद्वीप पर पाए जाते हैं। मेक्सिको के दक्षिण से ब्राजील के दक्षिण तक फलता फूलता ये दुनिया का सबसे समृद्ध और अनछुआ जंगल है। हालांकि ट्रॉपिकल वर्षा वनों ने धरती की 6% से भी कम जमीनी सतह को ढक रखा है, पर वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि पौधों और जीवों की दुनिया की आधी से ज्यादा प्रजातियां यहां रहती हैं और इनमें से कई की तो पहचान भी नहीं हो सकी है।